ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मित्रों, आपका अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। आज हम ले चलते हैं एक विशेष कार्यक्रम में स्वर्णिम धरोहर। स्वर्णिम धरोहर के बारे में आपको छोटी संक्षिप्त से जानकारी दे दूं। डॉक्टर हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय द्वारा भारत शासन के सोशल जस्टिस एवं एम्पावरमेंट मंत्रालय के तत्वाधान में वरिष्ठ जनों का एक स्वर्णिम धरोहर नाम से प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। प्रकोष्ठ की गतिविधियां का आज पहला दिन था और आज के दिन इसमें डॉक्टर विष्णु आर्य, जो हमारे वयोवृद्ध योगाचार्य जी हैं, उन्होंने योगा कराया और योगा के माध्यम से स्वस्थ रहने के लिए प्रेरणा दी और ये बहुत सारगर्भित उनका प्रयास था। हमारे पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष हरिओम पांडे जी ने अपने उद्बोधन में हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी से अपील की। राजू स्वर्णकार, जो सबके चहेते हैं, डॉक्टर गोस्वामी, डॉक्टर भारद्वाज ने कार्यक्रम का सभी का स्वागत किया। हमारी आज के विशेष आकर्षक रही माननीय कुलगुरु श्रीमती नीलिमा गुप्ता जी, जिन्होंने इसके उद्देश्य के बारे में बताया। कार्यक्रम के प्रारंभ जो है संगीत के विभाग के बच्चों के द्वारा किया गया और बहुत अनूठी पहल उन्होंने की और बहुत अच्छा संगीत का प्रस्तुतिकरण दोनों बहनों के द्वारा किया गया। दोनों बहनें बच्चियों के द्वारा किया गया और बहुत ही मधुर स्वर में उनके द्वारा भजन की प्रस्तुति की। कार्यक्रम का संचालन वहाँ के विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर नीलिमा गुप्ता, तो ले चलते हैं हम आपको सीधे कार्यक्रम में और आइए हम इससे जुड़ते हैं और कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं। विश्वविद्यालय में एक प्रकोष्ठ किया गया है। इस प्रकोष्ठ में भी और विश्वविद्यालय की ओर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। के सदस्य भी हम सब एक ऐसे सांस्कृतिक समाज के सदस्य भी जहाँ देव पूजन हमारी परंपरा है। माँ शारदा को नमन करके हम अपना कार्यक्रम आरंभ करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके। इसके साथ साथ हम नमन करते हैं उन मनीषी महर्षि डॉक्टर ऋषि गौर साहब को, जिन्होंने इस तपोभूमि को बनाया, जिन्होंने इस स्थान की संकल्पना की और आज फलीभूत रूप में हम सब यहाँ बैठे हुए उनकी इस पावन भूमि में हमारे वहाँ डॉक्टर हरिसिंह गौर साहब को। उसके बाद हम कार्यक्रम के बारे में छोटा सा परिचय देना चाहते हैं, फिर हम अपने कार्यक्रम आरंभ करेंगे। आज के इस कार्यक्रम की संकल्पना जब हुई तो हमें सबसे पहले हमारी माननीय कुलपति महोदया ने एक निर्देश दिया, एक बात हमें बुलाकर कही कि क्या आपको जैसी योजना बना सकते हैं जहाँ हम सागर शहर के जो हमारे वरिष्ठ नागरिक जन हैं, हम उनके साथ उनका एक स्थान दें, उनके साथ बैठ के संवाद करें। मैं खुद भी हम उनके साथ बैठ कर बात करूँ और जिस चर्चा का विषय केवल और केवल उनकी हमारे बीच की बातें होनी चाहिए। कोई राजनीतिक अथवा कोई अन्य प्रकार की आलोचना या किसी की समालोचना
या किसी के बारे में हम कुछ अपनी राय व्यक्त करें, ऐसा ना होकर हम अपनी खुशियों को कैसे बढ़ाएं, हम कैसे और अच्छे खुश रहें। हम में से अधिकांश लोग खुश हैं, लेकिन और कैसे खुश रहें? क्या हम खुशियाँ को उन लोगों के साथ में बांट सकते हैं जो कहीं ना कहीं किसी समस्या से या किसी चिंता से ग्रस्त बैठे हैं? क्योंकि हम जीवन में जितने दिन कोई भी किसी की सीमा निश्चित नहीं है। एक बच्चे के साथ भी हम हो सकते हैं और किसी की उम्र 100 के पार भी जा सकती है। कोई जब मैं गुरु जी को देखता हूँ तो मुझे लगा उस समय कि सागर में आप जैसे गुरु, आप जैसे महर्षि मौजूद हैं जो योग साधना के बल पर और एक अच्छी आयु में भी आप कितने स्वस्थ हैं। भगवान करे आप दीर्घायु हो, दीर्घायु हो आप, और आपकी और लंबी उम्र हो ताकि आपका इस समाज को आपकी सेवाओं का, आपके मार्गदर्शन का फल मिल सके। इस सोच के साथ माननीय गुरु महोदय ने जब हमें कहा तो हमने विचार रखा था जिसकी प्रगति 29-30 मार्च को आपने एक सेमिनार कॉन्फ्रेंस में देखी थी कि हमने 29-30 मार्च को गुरु की वर्ष कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हम बहुत सारे हमारे अग्रजों का आशीर्वाद मिला उस कार्यक्रम के लिए कि पहली बार सागर में इस तरह का कोई कार्यक्रम हुआ जहाँ किसी ने वरिष्ठ कार्यक्रम के लिए बात सोची। आयोजन होते रहते हैं, समाज कल्याण विभाग कार्यक्रम करवाता है और आयोजन कार्यक्रम भी करवाते हैं। कई समाज के अन्य वर्ग भी इस तरह के आयोजन करते हैं, लेकिन चिंता होना और उसमें अमल कर जाना, एक बार का कार्यक्रम होना अलग बात है, लेकिन उसको सतत प्रक्रिया बना लेना कि हम जीवित बैठेंगे, हम महीने में कम से कम 2 बार बैठेंगे, नहीं बैठे तो एक बार तो हम बैठेंगे, कम से कम इस बारे में तो चर्चा हो। और चर्चा में आज का हमारे कार्यक्रम हमने जो रखा था, हम कहाँ का कार्यक्रम से शुरू करना चाहते हैं, कुछ ऐसे चल रहे थे उनकी उपलब्धता हमने आज भी हमें लगा हमारी परंपरा हमने भजन प्रभात का कार्यक्रम आज सुबह का और योग से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम के लिए हम अपनी गुरु महोदय का भी एक बार उनका इसलिए नाम लेना उचित समझा हमने क्योंकि सोच की शुरुआत करने की है, हम उसकी क्रियान्वित कर रहे हैं। लेकिन जिस कार्यक्रम में आप लोगों के जुड़े हुए हैं, आपको उपस्थिति में एक कार्यक्रम जुड़ा था, हमने इसके लिए एक अपना सहयोग मंडल भी आप लोगों में से कुछ लोग तो एक्टिविटी हमारे साथ जुड़े जिन्होंने बात करके संपर्क किया, हमारे हम लोगों को सम्मान में आमंत्रित किया और एक सहयोग मंडल हमने बनाया जो क्या कार्यक्रम होना है, कब करना है, कैसे कर सकते हैं, इस पर हम लोगों से चर्चा करते हैं। वो आप भी देखेंगे और इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं। इस पहले योग ध्यान शिविर के साथ से और एक भजन प्रभात कार्यक्रम के माध्यम से आज का हम कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं। और हमें खुशी ये है कि जैसा कि गुरु जी ने उस समय हमें ये आश्वस्त नहीं एक आशीर्वचन भी दिया था कि यदि आप योग का कभी कार्यक्रम करेंगे तो मैं इस विश्वविद्यालय में आपके लिए इस कार्यक्रम के लिए अपने लोगों के जीवन से आऊँगा और मैं आता रहूँगा क्योंकि ये मेरी भावना है कि समाज को मैं कुछ देना चाहता हूँ। मैं अभी भी लगा हुआ हूँ, मैं अभी भी कर रहा हूँ जो उसी सेवा पर पड़ रही है और ये उसी सेवा का प्रतिफल है कि हमने गुरु जी से, हमने गुप्ता जी को भी कहा, हमने हरिओम जी से चर्चा की, हमने साहू जी से जब हमारी मीटिंग हो रही थी इससे पहले शुक्रवार को तो आप तीनों ने कहा सर गुरु जी आ जाएंगे, गुरु जी से हम अनुरोध कर लेंगे और फिर गुप्ता जी कहेंगे, साहू जी ने भी बात कर ली थी, हरिओम जी, ये सब मिलकर हुआ कि आज गुरु जी हमारे बीच है और हम अपनी शुरुआत माँ सरस्वती के आशीर्वाद से और परम आदरणीय डॉक्टर हरि सिंह जी गौर साहब के आशीर्वाद से हम आज के इस कार्यक्रम को सबसे पहले योग ध्यान शिविर के साथ शुरू कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है हमारे आदरणीय गुरु श्री विष्णु आर्य जी का कि आपके पधारने से हमारे इस कार्यक्रम की आज शुरुआत हो रही है। आज का जो कार्यक्रम है ये वरिष्ठ जन प्रकोष्ठ जिसका नाम पंडित करोवर दिया है उसकी आज शुरुआत हो रही है विधिवत। वो एक कॉन्फ्रेंस थी, इसकी शुरुआत हो रही है। इसमें हमने थोड़ा बदलाव ये किया कि हमने पहले उद्घाटन कार्यक्रम रखा था। माननीय गुरु महोदय का ये कहना था कि क्योंकि इसमें वरिष्ठ जन आ रहे हैं शहर के, मैं आकर और आधे घंटे में से वहाँ से लौट जाऊँ तो ये मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा और इसका संदेश भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अच्छा ये करेंगे कि उद्घाटन कार्यक्रम को हम लास्ट में रखेंगे तो मैडम हमारे साथ लास्ट में जुड़ेंगी वो आएंगी और उससे पहले हम अपने योग ध्यान और भजन प्रभात कार्यक्रम को आरंभ करते आपका
फिर एक बार सभी को स्वागत और बहुत बहुत नमन कि आप आए और आज के आगमन से लेकर के आरंभ हुआ है। जय हिंद। आज हम सबका सौभाग्य हम आप में से एक दूसरे से कार्यक्रम में कोशिश करेंगे योग ज्ञान वास्तव में जो बुढ़ापा है वो सबसे अच्छा तीन बात करते हैं बचपन जवानी बुढ़ापा ये सब काम है किसी का जल्दी आ जाएगा किसी का देरी से आएगा हम बात करते हैं तो साथ किस तरह करना तीन बार नहीं करेंगे गायत्री मंत्र के साथ सीधा आप लोग आप करके जो कर रहा है आदि श्वास में का उच्चारण आदि श्वास में माँ का उच्चारण ध्वनि विज्ञान है श्वास तैश्रवेतुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तत्सत्। आपके लिए योग का थोड़ा सा आज वर्तमान में जो परिस्थिति है सभी लोग तनाव में है तनाव के कारण ही अनेक प्रकार की अचानक बीमारियां बढ़ रही आप सभी जानते हैं अनुभव करते हैं और सामाजिक जो वातावरण मिल रहा है उसके कारण हम अनेक व्यक्ति तनाव में हैं चिंता में हैं परेशानी में और उसी के कारण ब्लड प्रेशर डायबिटीज हार्ट अटैक सारी बीमारी के कारण मानसिक तनाव आ सकता है। इसका उपाय क्या है? दवाइयाँ तो दबा सकती हैं मिटा नहीं सकती। योग ऐसी विद्या है इसके लिए संजीवनी विद्या कहा है। योग का भी थोड़ा सा स्वरूप रहेगा। योग के लोग व्यायाम समय लगेगा। वास्तव में योग व्यायाम नहीं है बल्कि योग एक जीवन जीने का विज्ञान है कला है। हमें अपने जीवन को आनंद सुख प्रेम कैसे बनाए ये योग सिखाता है। आसन अपनी जगह है व्यायाम योग का आसन का मतलब है योग दर्शन देता है आसन इस तरह से किसी भी स्थिति में सुखपूर्वक रहने का नाम है। जब हम किसी भी स्थिति में बैठेंगे सुखपूर्वक हमारे संपूर्ण शरीर का जो संचालन है वो व्यवस्थित
आजकल मोबाइल में बड़ा सत्यानाश कर रहा है। 2-3 घंटे खड़े हैं, मोबाइल देख रहे हैं, जमाने भर की दिमाग में भरे किसी के काम में खड़ा है। तो युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा गुजर रही है। आप सवाल और करते हैं, हम आपके लिए कुछ सरल आसन जो आप 15-20 मिनट में आप कर सकें। सबसे ज़्यादा आजकल बीमारी होती है पेट, अधिकांश लोगों का पेट खराब है, चाहे समय से खाना नहीं, सुबह 10 बजे भी खाना है, रात को 12 बजे भी खाना है। प्रकृति कहती है कि जब आप सूर्य का होगा तो आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ेगी, और सूर्यास्त होगा तो आपके शरीर की ऊर्जा को काम करना शुरू होगा। अब सारी ग्रंथियाँ काम करने की क्षमता है, और 10-11 बजे रात को आपने बैठ के क्या होगा, बीमारी नहीं होती क्या होगा। इसलिए इसका ध्यान रखें। आहार विहार बहुत जरूरी है। यदि सुख का जीवन, आनंदमय जीवन व्यतीत करना है, बुढ़ापे में पराधीनता आती और पराधीन सबने सुनना है। पराधीन हम न रहें, इसकी जरूरत अभी से तैयारी करें। हम कई बार जाते हैं बाहर, पूरा सामान रखने के लिए दिमाग की ढके के लिए ध्यान रखना चाहिए कि हमारा भी बुढ़ापा आएगा। तो पता है कि ऐसे नहीं पता, किसी का जल्दी आ जाएगा, किसी के लिए। तो कुछ आसान सरल जो आपके लिए पेट भी ठीक करने और 3 बीमारी ज़्यादा है: सर्वाइकल, साइटिका, सिलिपिक्स, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज। ये सारे हमारे डॉक्टर ताकत से चलता है। और इनका उपाय क्या है? सबसे पहले आहार, कम खाओ और कम खाओ। कम खाओगे पेट ठीक, और कम खाओगे तो लड़ाई झड़ाई शांति से हो। आजकल दोनों बढ़ो, ना तो कम खाना है ना कम खाना। इसीलिए घर में भी करा है, हर एक के घर में सब जानते हैं, सबग्रस्त जीवन में सबको तो आप लोगों के लिए थोड़ा तैयार हो जाए, फिर सामने करने सीधा आगे पीछे हो जाए। और आपको इतना अच्छा एक ध्यान, हम लोगों की जो परंपरा है वो योग निद्रा की परंपरा है। हम स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज, उनके शिष्य स्वामी सत्यानंद नरेंद्र जी मंदिर में हम उस परंपरा से जुड़े। इसीलिए मेरे करने में हाथ घुटने पर रखें, कमर सीधी रखें, तो सरल आसन आपको लगता है, पर झटके से नहीं करना, आराम से करना, श्वास के साथ करना। दोनों हाथ उठाइए ऊपर, नीचे श्वास, नीचे पूरी ताकत से श्वास रोके रखिए। धीरे धीरे अपनी जामा पहले उठाइए, बहुत आराम से सामान्य श्वास लेते हुए क्योंकि हाथ जमीन पर रखिए, कोशिश करें थोड़ा। अब सीधे हाथ उठाइए, वहां से धीरे से सीधा नीचे हाथ कर लीजिए। कोशिश करिए आप आराम से श्वास धीरे धीरे, हाथ उठाने की कोशिश करिए। आप जितनी धीरे करेंगे तो पेट का उठाइए, हाथ ऊपर, नीचे श्वास चलाइए सीधा। अब धीरे धीरे श्वास चलते अपने काम करके कराइए। कोशिश करें थोड़ा रोकने की, श्वास लेते रहे, कोई चलता है। हाथ सीधे करिए, उठाइए, कोशिश करें धीरे से उठाने की, बहुत धीरे से आराम से। देखिए हाथ कर लीजिए। अब और सरल आसन आपको बताएं, तो पेट, कमर, सर्वाइकल, साइटिका के लिए तो बड़ा अच्छा लगता है। जैसे
कोशिश करें थोड़ा सा बता रहे हैं सर्वाइकल की भी बीमारी जिनको है वो भी ठीक होगी। आप पीठ ऊपर उठाएं, कमर ऊपर उठाएं, बिल्ली की तरह कोशिश करें थोड़ा करने की। सीधे रहे, फिर दबा हुआ दर्द हो, फिर सीना उठाइए, श्वास नीचे, कमर नीचे को झुकाइए। कोशिश करें थोड़ा सा पीठ उठाइए ऊपर की ओर, पेट पे दबाइए अंदर, सीना उठाइए। गले की बीमारी की ज्यादा हो जाती है, लार नहीं बनती, तो पाचन क्रिया खराब, तो जरा गद्दे की आकृति में पकड़ लिए ठीक से काम की आवाज आता है। इसी में आपको तो श्वास रोक करके आपको दाई तरफ बढ़ना सीखना है। रोकिए श्वास, बोलिए दाई तरफ, राइट, जब बहुत जितना ले सकते हो। सीधा हो जाए, हाथ ऊपर करके नीचे, दाएं से नीचे, असर पर हाथ रख लीजिए, बाएं तरफ घूमिए, कोशिश करिए जितना कर सकता हो। सीधा हो जाइए, हाथ ऊपर करिए, नीचे कोई ताकत है, अपन दूसरी तरफ बाएं तरफ हो जाइए, करिए कोशिश करिए थोड़ा सा। इस तरीके का में सभी को ऐसा करेगा। सीधा हो जाइए, सर पर हाथ रखिए, आप दूसरी तरफ कोशिश करिए, हाथ सर पर ही रखें, कोशिश करने देता रह सकता है। वापिस आराम, रस्ते का भी लाया हो गया। और फिर आगे रखिए थोड़ा सा, और आगे रखिए हाथ की बहनी आगे रखिए। उनके लिए आसन बदल, इसका नाम आसन पर बना लीजिए। आइए लगे हुए, खाली रुकना है। आप आराम से टीवी देखते हैं, ये करते भागते कैसे सारी बीमारी कमर और पेट की अंदर की खाली पेट था रोटा है मुझे थोड़ा आत्मा करिए देखिए कितना विचार आता है रुचि जगह पैर बोल जाए सरल आसन। अब जब ऐसे में पैर चलाइए आगे पीछे, कोशिश करें आगे पीछे दाएं बाएं पैर चलाने की, और कोशिश ये हो आपकी कि आपके गर्दन में से आपके कंधे होगा।
उनका दर्द भी कम हो रहा है, पाचन क्रिया भी ठीक रहेगी। आ रहा है रखिए, असर रखिए, आया नीचे आया ऊपर, नहीं लगेगी, कोशिश करेगा सब धीरे से वापस। ये बार कैसे थोड़ा सा करने की कोशिश करें। इसका नाम है भुजंगासन, भुजंग माने सर। सांप से भी कुछ सीखना है, कुत्ते से भी सीखना है, मछलियों से भी सीखना है, बच्चों से भी सीखना है। इसका नाम है भुजंगासन, सर्प के समान। और देखो हमारे ऊपर बादल ध्यान रखना, मुझे थोड़ा शक्ति अनुसार उठाइए, सीधा उठाइए, कोशिश करिए थोड़ा। आराम, कमर नहीं झुकेगी, जल्दी बुढ़ापा नहीं देगी। योग में शरीर और मन की थकान को दूर करना, तो जरा कमर का भी व्यायाम हो जाए और पेट का भी। तो दोनों पैर मिला लीजिए, दोनों हाथ आगे में रखिए, सिर सीधा। और सबसे ज्यादा पेट की समस्याएं होती, तो कोशिश आप करें। देखो आसन करना आसानी से, जल्दबाजी नहीं। दोनों पैर मिलाइए और 1 फुट पैर उठा के रुकिए, दोनों पैर उठाइए। 1 फुट से ज्यादा नहीं, 1-1.5 फुट से ज्यादा पैर नहीं उठाना। पेट कटने लगे थोड़ा, सारी पाचन क्रिया ठीक हो जाएगी। सरबत उठाइए, सिर रखिए जमीन पर, वापिस। घुटने नहीं मोड़ना, कोशिश करना सीधे घुटने की, चाहे 10 सेकंड बने आपसे। सर मत उठाइए, फिर से उठाइए, थोड़ा पैर उठाइए दोनों। सर मत उठाइए, खाली 1 फुट 1.5 फुट से ऊपर, ज्यादा नहीं। पैर सीधा रखें। अरे चेहरे पे चमक बनी रहेगी, खिंचना तो जरा चेहरे तक हो। आराम, डायबिटीज वालों के लिए बहुत बढ़िया आसन है। दूसरा, जिनका ये पेट बड़ा है ना बहुत ज्यादा, खाना खाया और सोए, लेटे बैठे गप्पे हाँकना, कुछ करना नहीं, ये बहुत जरूरी है। अब दोनों पैर मोड़ लीजिए, घुटना मोड़िए और पकड़िए दोनों हाथों से, घुटने के ऊपर से दबाइए दोनों हाथों से, कैंची बांध के दबाइए पेट को, और सिर लगाइए घुटने से, कोशिश करें थोड़ा। और जरा उठे बैठे, जरा मालिश हो जाए पीठ की, ढड़के जैसे बचपन में ढड़कते थे ना, बचपना तो भूल गए सब लोग। ढड़को जरा दाया बाया आगे पीछे, सब पसंद हड्डी बस्ती हो जाए। आराम, पैर फैला लीजिए आराम से। अब आपके लिए शवासन करना, शरीर और मन की सारी थकान दूर करना। आप लेट जाइए, कोशिश करिए 5-7 मिनट सोने की। देखिए कितना अच्छा लगता है, कितना तनाव मुक्त होते हैं आप। हम लोग जब ध्यान कराते हैं और शवासन कराते हैं, तो शवासन का मतलब है लेट वाली, अपने शरीर और मन को अलग अलग करना। हमारा की एक परंपरा है, वैदिक परंपरा भी है, तंत्र शास्त्रों में योग निद्रा कहा है। जो हमारे स्वामी सत्यानंद शिवानंद आश्रम की जो परंपरा है वो योग निद्रा, उसका समय लगता है करीब 35-40 मिनट का।
पर हम आपको थोड़ा सा शवासन करा दिया, कितना रिलैक्स हो गए, आपका अनुभव हो जाएगा। जो तनाव में रहते हैं, जो ज़्यादा चिंता है, जिनको मानसिक परेशानियां बहुत है, स्मरण शक्ति जिनकी कमजोर है, उसके लिए बहुत जरूरी है। तो हमारी बात को सर सुनना है। लेट जाइए, आप ही बेटे लेट जाओ आराम से, इसमें शर्म की बात नहीं है। डॉक्टर कहेगा तुम लेट जाओगी कि नहीं? देखो, अरे मन ठीक है तो सब कुछ ठीक है, मन बिगड़ा सब कुछ बिगड़ा। हमारी बात को सिर्फ सुनना है, करना कुछ नहीं। पैर थोड़े फैले हुए, हाथ की हथेलियां ऊपर की ओर, सिर सीधा, आंखें बंद। पूरा शरीर ढीला छोड़िए। हमारी बात को सुनना है और मन से कार्य करना है। अपने शरीर के एक एक अंगों को फ्री छोड़ना, ढीला छोड़ना, कोई तनाव ना हो। हम जिन अंगों का नाम लेते हैं उन शरीर के एक एक अंगों को फ्री छोड़ते जाइए, ढीला छोड़ते जाइए। तो दाएं पैर को ढीला छोड़िए। शरीर और मन हिलाना नहीं है, आप लेटे रहिए। दाएं पैर का पंजा, पिड़री, घुटना, जांघ, पूरा दाएं पैर फ्री छोड़िए, ढीला छोड़िए, शरीर और मन दोनों से। बायां पैर भी ढीला छोड़िए, हिलाना नहीं है। बाएं पैर का पंजा, पिड़री, घुटना, जांघ, पूरा बाएं पैर ढीला छोड़िए, शरीर और मन दोनों से। दायां हाथ भी ढीला छोड़िए। दाएं हाथ का पंजा, कलाई, कोहनी, बाजू, पूरा दायां हाथ अंगुलियों से लेके कंधे तक एकदम फ्री छोड़िए, ढीला छोड़िए। बायां हाथ भी ढीला छोड़िए। पंजा, कलाई, कोहनी, बाजू, पूरा बायां हाथ ढीला छोड़िए, शरीर और मन दोनों से। पेट को भी ढीला छोड़िए। पेट के अंदर की एक एक ग्रंथियां ढीली हो, बिल्कुल ढीला कीजिए अपने पेट को। परमात्मा ने कितने यंत्र लगाए हैं पेट में, लीवर, किडनी, आमाशय, पैंक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत, सब तो गड़बड़ करके रखा है। इसको बिल्कुल ढीला छोड़िए, थोड़ा उनको भी तनाव मुक्त करिए। पूरा पेट ढीला छोड़िए। पेट के अंदर की एक एक ग्रंथियां ढीली हों। पूरा सीना ढीला छोड़िए। पूरा सीना ढीला छोड़ दीजिए। आपका हृदय भी ढीला हो। हृदय में भी किसी प्रकार का तनाव नहीं रखना, सारी गंदगी तो हृदय में भर के रखिए। पूरा हृदय ढीला छोड़िए। पूरा चेहरा ढीला छोड़िए। शरीर और मन दोनों से पूरे शरीर के एक एक अंगों को फ्री छोड़ना, ढीला छोड़ना। पूरा चेहरा ढीला छोड़िए। आंखों की पलकें भी ढीली हों। पूरा सिर भी ढीला छोड़ दीजिए। अपने मस्तिष्क को बिल्कुल फ्री छोड़िए, ढीला छोड़िए, कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं। गर्दन, दायां कंधा ढीला छोड़िए। दायां हाथ, बायां कंधा, बायां हाथ ढीला छोड़ दीजिए। दायां पैर, बायां पैर, पीठ, कमर, पैर, पूरा दायां पैर फ्री छोड़िए। बायां पैर भी फ्री छोड़िए। दायां हाथ,
बायां हाथ, पेट, सीना, पूरा चेहरा, पूरा शरीर एकदम फ्री छोड़िए, बिल्कुल ढीला छोड़िए, शरीर से और मन से भी। जिस प्रकार से आप हाथ में कोई वस्तु लिए होते हैं और उसे फेंक देते हैं, इसी प्रकार से आपको शरीर को बिल्कुल फेंक देना, मन के द्वारा ढीला छोड़ देना। आपकी श्वास भी ढीली हो, श्वास लेने छोड़ने में कोई तनाव ना हो, बिल्कुल फ्री श्वास, ढीला श्वास। अपने मन को अपनी श्वास के ऊपर ले आइए और मन की आंखों से अपनी श्वास का निरीक्षण करिए। देखिए आपकी श्वास बाहर जाती है, अंदर आती है, पूरी श्वास का निरीक्षण। मन बहुत भागता है, जरा पकड़ के लाइए मन को, पूरी श्वास को देखिए मन की आंखों से और अनुभव करना कि जब श्वास हमारी बाहर जाती है तो उसका रंग काला हो जाता है और पैर से लेकर के सिर तक के हमारे संपूर्ण शरीर के विकार, बीमारी, परेशानी, तनाव सब बाहर निकल रहे हैं। और जब श्वास अंदर आती तो अनुभव करना कि परमात्मा की दिव्य शक्ति, तेज, ओज हमारे संपूर्ण शरीर के अंदर समा रहा है। जब श्वास बाहर निकले तो अनुभव करना कि श्वास के साथ हमारे पैर से लेकर के सिर तक के संपूर्ण प्रकार के विकार, परेशानी, तनाव, चिंता सब बाहर भाग रहे हैं, निकल रहे हैं। और श्वास अंदर आती तो अनुभव करना कि परमात्मा की एक दिव्य शक्ति, तेज, ओज, साहस हमारे संपूर्ण शरीर के अंदर समा रहा है। अनुभव करना, अनुभूति करना कि हमारे संपूर्ण शरीर के विकार बाहर निकल रहे हैं। सारी गंदगी तो हमारे हृदय में भरी पड़ी हुई है। निंदा, स्तुति, अहंकार, पद, प्रतिष्ठा, पत्नी, बच्चे, परिवार, इसीलिए तो हार्ट अटैक होता है। खाली करिए अपने हृदय को, सारी गंदगी बाहर। मस्तिष्क को भी बिल्कुल खाली छोड़ दीजिए, कोई विचार नहीं, विचारों की शून्यता। सारा खुरापात तो दिमाग करता है, परेशानी में डालता है, अपने लिए दूसरे को भी। मस्तिष्क के भी सारे विकार, विचार निकाल दीजिए, बाहर फेंक दीजिए। अनुभव करना कि हमारा संपूर्ण शरीर पूर्ण स्वस्थ है, ना हमें कोई शारीरिक रोग है, ना कोई मानसिक रोग है। हम जीवात्मा हैं, हम अमर हैं, हम चेतन हैं, हम आनंद स्वरूप हैं, शांति स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं। हमारा स्वभाव आनंद स्वरूप है। ऐसा अनुभव करना, अनुभूति करना, मन में संकल्प दोहराना कि हम पूर्ण स्वस्थ हैं, हम पूर्ण स्वस्थ हैं, ना हमें कोई शारीरिक रोग है, ना कोई मानसिक रोग है। हम जीवात्मा हैं, हम अमर हैं, हम चेतन हैं, हम आनंद स्वरूप हैं, शांति स्वरूप है। हमारे अंदर अपार शक्ति, सामर्थ्य भरा पड़ा हुआ है। हम संसार के श्रेष्ठतम व्यक्ति हैं। ऐसा अनुभव करना, अनुभूति करना। ना हमें कोई शारीरिक रोग है, ना कोई मानसिक रोग है। हम जीवात्मा हैं, हम अमर हैं, हम चेतन हैं, हम आनंद स्वरूप हैं, शांति स्वरूप हैं। हमारा स्वभाव आनंद स्वरूप है। अनुभव करना, अनुभूति करना, बिल्कुल शांत शरीर से, मन से, विचारों से, भावना से, बिल्कुल शांत, पूर्ण शांति का अनुभव। पुनः अपने मन को अपने शरीर की तरफ ले आइए। पूरे शरीर का निरीक्षण, दोनों पैर, दोनों हाथ, पेट, सीना, सिर, पीठ, कमर, पैर, पूरे शरीर के प्रति सजगता। हरिओम तत्सत।
से बाईं करवट से लेटिए, किसी को जगाना नहीं, किसी को हिलाना नहीं, आराम से उठ के बैठ जाएं। दो महीने तक कप्पे मार के हंसा के बाद टागा कच्चे तीन आवाज हंस रहे देखिए कैसे हंसता अरे एक नीचे झुके दो तो उन्होंने लिखा है अपने विषय में कि वैद्य क्योंकि आप तो प्राण देने वाले हैं ना हमारे लिए रक्षा के। तो उन्होंने कहा वैद्यराज नवस्तुभ्यम और संग एक बात और कह दी यमराज ऐसा हो रहा साथ में आगे यमराज के भैया थे बोले कैसे बोले यमराज तो खाली प्राण नहीं देते तो पैसा प्राण दो देते राज बुरा बीमार का भाई हम अपनी बात नहीं कर रहे और यदि स्वस्थ रहना है दवाइयों से बचना है घर में प्रसन्नता रहना है तो जीवन में साधन को खान पान में बैठ में तो आप भी सुखी रहेंगे परिवार में भी सुख शांति होगी और पूरे लोगों में खराबी आ गई हर बात में घर में निंदा हर बाल बच्चों को चलता ये क्यों किया ये क्यों किया ये क्यों किया ये सब छोड़ो हम समाज को क्या दे सकते हैं। गुरु जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जब हम नौकरी में थे तो हमारे पास बाबू भी थे हम अधिकारी थे तो हमारे पास बहुत थे अगर नहीं थे तो हम खुद भी कुछ थे उस समय हमें 10 बजे जाना है और हमें 5 बजे वहाँ से चलना है ये नियम था हमारे पास। अब वो नियम हमारा कहीं छूट गया लेकिन नियम केवल सरकारी सेवा तक सीमित रहा था ये आपकी गलती थी। जीवन का नियम तो आपका अपना नियम है उसमें जब बीच में संडे छुट्टी आती थी तब क्या आप नियम तोड़ देते थे क्योंकि नाश्ता उसी समय खाना उसी समय तो वो भी नियम था अवकाश तक भी था ये अवकाश है फिर भी हम ये मानते हैं कि जीवन में जितना नियम चाहिए भी हम अपने आप को करेंगे उतना ही जीवन सुखी और समृद्ध रहेगा। एक बार फिर गुरु जी हमारे बीच पधारे और गुरु जी ने हमें इतना अच्छा आज का जो सत्र हुआ इसके लिए हम गुरु जी का अपने स्वर्णिम धरोहर प्रकोष्ठ की ओर से आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत आभार। फिर जब कभी हम ये सत्र रखेंगे हमारे सहयोगी मंडल के जो सदस्य हैं वो फिर गुरु जी तक संदेश पहुंचाकर और गुरु जी को आमंत्रित करेंगे और फिर हमें लगता है अगली बार हमारे साथ बहुत बड़ी संख्या होगी हमें और पीछे तक हमें भर करेंगे। और अब कार्यक्रम की
की अगली कड़ी में हम जा रहे हैं। हमारे जो म्यूजिक डिपार्टमेंट है हमारा, म्यूजिक डिपार्टमेंट में हमने अनुरोध किया था, जैसा माननीय कुलगुरु महोदय का निर्देश था कि हम दिन की शुरुआत और इस प्रकोष्ठ की शुरुआत एक भजन प्रभात के साथ करें। और उस दिन अच्छा लगेगा कि हम एक जैसी हमारी संस्कृति है, जैसी हमारी परंपरा है, हम भजन प्रभात के साथ अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे इस
माननीय कुलगुरु महोदया प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता मैम, समन्वयक स्वर्णिम धरोहर वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ प्रोफेसर विनोद कुमार भारद्वाज, योग गुरु श्री विष्णु आर्य जी, इस आयोजन की शोभा हमारे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिक जन, शारीरिक शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर विवेक साठे एवं सहायक निदेशक डॉक्टर सुमन पटेल मैम, संगीत विभाग से डॉक्टर अवधेश प्रताप सर एंड उनकी समस्त टीम, सभी संकाय सदस्य, शोधार्थी एवं छात्र छात्राएं, आप सभी का मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है कि आज हम सभी स्वर्णिम धरोहर वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ के शुभारंभ समारोह के लिए एकत्रित हुए हैं, तब इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सभी मंचासीन अतिथियों को कि वे आए और दीप प्रज्वलित कर मां सरस्वती एवं डॉक्टर हरि सिंह गौर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करें। हमारे आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रित विशेष अतिथि आमंत्रित हमारे योग गुरु श्री विष्णु आर्य जी, हमारे सहयोग के समन्वयक श्री हरिओम पांडे जी, केशव गुप्ता जी, साहू जी, चौधरी जी, आरती गुप्ता जी, समस्त हमारे प्रशिक्षक जो है सहायता में पधारे हैं, हमारे विद्यार्थीगण, मेरे विश्वविद्यालय के साथीगण, प्रदीप जी और मेरी प्रियांशी डिपार्टमेंट और फिजिकल एजुकेशन की पूरी टीम, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का से पूरी टीम यहाँ लगी हुई है इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। मैं सभी का इस कार्यक्रम में बार स्वागत करता हूँ। सुबह जैसे मैंने एक बार आपसे चर्चा की थी, आज फिर मैं अभी इस बात को दोहराता हूँ कि जब ये इस प्रकोष्ठ की बात होने लगी तो एक बार
माननीय कुलगुरु महोदय ने कोई और काम के साथ मीटिंग हो रही थी तो मुझे एक निर्देश दिए कि क्या हम सागर में इस विश्वविद्यालय के प्लेटफॉर्म पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ शुरुआत कर सकते हैं, इसका विचार करें। अगली मीटिंग में मैंने कहा कि प्रपोज बनाना है जिसमें उद्देश्य हमारा केवल शुद्ध राजनीति हो, चेहरों पर मुस्कान की बात हो, एक दूसरे के स्वास्थ्य की चर्चा हो, एक दूसरे के हित की बात हो, किसी प्रकार की आलोचना ये कमियां ढूंढने के लिए कोई आगे ना करें। और ऐसी अगर मुस्कान की पहल के साथ यदि कुछ कर पाए तो हमें खुशी मिलेगी कि हमारा विश्वविद्यालय समाज के लिए कुछ कर पाया। समाज के बहुत सारे कार्यक्रम विश्वविद्यालय को उत्साहित हुए, उनमें एक और मील का पत्थर हमारा वरिष्ठ जन प्रकोष्ठ का होगा जो वरिष्ठ जनों के साथ संवाद करें, ताकि जितना मैडम का ये निर्देश भी था कि इसी नियमित बैठक भी आप कार्यक्रम करने जिसमें मेरी और लोगों से संवाद हुआ। अभी शायद आप जैसे कुछ लोगों को शुक्रवार को ही माननीय कुलगुरु महोदय से आप जैसे कुछ वरिष्ठ जनों की मीटिंग हुई, जिसमें काफ़ी कुछ चर्चा हुई। जैसे कि उस दिन बड़ी रैली का आयोजन होना था और वो रैली के आयोजन से ये मैडम को जाना था कि मैडम ने फिर भी एक अपनी कलेक्टर से मिलना, उसके बाद जाना है आपके सामने मैडम रैली के रवाना। ये एक चिंता है समाज के प्रति, एक संवेदनशीलता है माननीय कुलगुरु महोदय कि हम कैसे विश्वविद्यालय कैसे समाज के साथ जुड़कर विभिन्न आयामों पर काम कर सकता है, कैसे समाज के साथ जुड़कर उनकी चिंताओं में साझेदार हो सकता है, कैसे समाज के साथ जुड़कर हम कुछ ऐसी प्रोग्राम ऐसे कुछ आयोजित कर सकते हैं जिसमें खुशहाली और सुखी जीवन के लिए पहल करते हो। ऐसी सोच के लिए मैं माननीय कुलगुरु महोदय का एक बार इस प्रकोष्ठ की ओर से और समस्त हमारे अतिरिक्त जनों की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ कार्यक्रम में श्री विष्णु आर्य जी का। जब आपने 19-30 मार्च को कार्यक्रम को काफ़ी अच्छा आपने योग का एक जो सत्र रखा और आज जो योग का सत्र हो रहा था तो हमें लगा कि हम किसी तरह से हरिद्वार करते हैं। ये सागर की भूमि में हरिद्वार का एहसास जो हो रहा था वो आप सबके और विष्णु आर्य जी के सहयोग से जो लोग सत्र ध्यान से चल रहे थे उन लोगों को आनंद की अनुभूति हो रही थी। इसलिए मैं स्वागत करता हूँ विष्णु आर्य जी का क्या पधारे और ये आपके मार्गदर्शन में आपके सानिध्य में आगे हो रहा है। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी वरिष्ठ जनों का जिनके लिए प्रकोष्ठ बना है। मैं प्रकोष्ठ के माध्यम से माननीय कुलगुरु महोदय का संदेश में खुद भी इसका जिक्र करेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको उन्होंने जो मुझसे चर्चा की शुरुआत में इस प्रकोष्ठ के लिए क्या होना है, किस तरह के कार्यक्रम होने हैं, यहाँ सुविधा है उस पर निर्णय और सहयोग आपको करना है। विश्वविद्यालय एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। विश्वविद्यालय के प्लेटफॉर्म का अभिप्राय ये है कि हम सब मिलकर कुछ करें और केवल उसमें हम समाज के कुछ लोग ना हो। जैसे मैंने आईयूपी से आकर भी किया था और मैं फिर आपको दोहराना चाहता हूँ कि केवल इसमें हम पेंशनर समाज की बात नहीं कर रहे, पेंशनर समाज के प्लेटफॉर्म और हम समाज के हर उस तबके के कुछ व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो वृद्धजन की सम्मान की वृद्धजन की श्रेणी में हमारे सागर में मौजूद है, जिनकी अपनी चिंताएं हो सकती हैं, जिनकी अपनी व्यस्तताएं हो सकती है। क्या उनके लिए हम कुछ पल खुशी दिला सकते हैं प्लेटफॉर्म के माध्यम से? क्या हम उनकी कुछ चिंताओं को दूर करके कुछ समय उनकी खुशी के साझेदार भागीदार बन सकते हैं? यदि ऐसा कर पाते तो एक प्रकोष्ठ वास्तव में अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेगा। इसलिए हमें समाज के हर वर्ग को, हर धर्म और जाति के व्यक्ति को जोड़ना है। ये दायित्व आपका है। जो लीडिंग रोल में आप लोग बैठे हैं, जो प्रबुद्ध सब यहाँ बैठे हैं, जो वरिष्ठ जन यहाँ बैठे हुए हैं, आप उस समाज के नेतृत्व कर रहे हैं जिन्हें आप लोगों को इस प्रकोष्ठ के साथ जोड़ेंगे। ये संख्या कितने तक पहुँचेगी ये आपको तय करना है। कार्यक्रम कैसे होंगे ये आपको तय करना है। हम कब करवाएंगे ये तिथि आपको तय करनी होगी। विश्वविद्यालय आपको एक सुविधा प्रदान कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म पर किसी प्रकार के राजनीतिक चिंतन प्रमोशन की चर्चा नहीं करेंगे, ऐसा हम सोचते हैं और नहीं करना, क्योंकि इससे किसी की भावना आहत हो ऐसा होना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार है।
वो अपनी मनने स्थिति जिसमें जीना चाहे उन पर चिंतन करेगा, उसमें हम कई हस्ताक्षर ना करें, विश्वविद्यालय की निष्पक्षता बनाए रखें और इसमें हम सब आप सब लोगों से करेंगे। इसलिए हम आपका बहुत और मैं एक चर्चा करना भी आवश्यक नहीं है। विश्वविद्यालय की मेडिकल सेमिनार कराई थी तो मैडम की चिंता इस बात पर थी कि जब मैं मैडम से सेमिनार के बाद मिल रहा था, मैडम ने मुझे कहा कि क्या आप कुछ वरिष्ठ लोगों को जो हमारे पास सीमित बजट है उसमें से कुछ राशि दे सकते हैं आवाम के नाम पर, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लाने ले जाने में कोई व्यय रहा होगा। और मैडम ने नियमों के तहत नियमों के बारे में कह रहा हूँ तो ऐसा नहीं हम अनियमित या हम अनियंत्रित तरीके से स्वीकृत करें, लेकिन मैडम ने 125 लोगों को जो 100 रुपये प्रतिदिन की राशि हमने स्वीकृति प्रदान की। ये भी उनकी एक चिंता का विषय है कि बच्चे जब यहाँ प्रोग्राम में आए उस समय हमारे पास कुछ बजट ऐसा था जिसमें से ये कार्य किया जा सकता था, हर बार का संभव नहीं। हमने आपसे ये भी आग्रह किया है कि आप कुछ ऐसे समाज के लोगों को जोड़ें जो कभी कभी इन समाज के कार्यक्रमों में, ये समाज का कार्यक्रम है, विश्वविद्यालय कार्यक्रम के रहा है, जिसमें जुड़कर इन कार्यक्रमों को और अच्छा बनाने के लिए अपना सहयोग प्रदान करें। आप सब भी आपके लिए विशिष्ट हमारे विद्यार्थियों के, हमारे रिसर्च स्कॉलर्स, हमारे ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से यहाँ काफ़ी संख्या में बैठे हैं, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के तमाम लोगों का, स्टूडेंट्स का, पूरे स्टाफ का अपने एक बार फिर स्वागत करता हूँ, क्योंकि आपके आगमन से, आपके सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हो पाया। इसमें बहुत अच्छा लग रहा था जबकि हॉल भरा हुआ था। मेरी माननीय महोदय को आपका टोटल शेयर दिया था, अच्छा कार्यक्रम। एक बार आप सबका फिर से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार बहुत अच्छी स्थिति में भजन प्रवाह करके हमारा हुआ, जिसमें भजनों की जो प्रस्तुति थी वो स्तुति नहीं और संस्कृति दोनों बहनों ने बहुत अच्छा गायन भजनों का किया। हमारे तेजस ने स्कॉलर उन्होंने तबला वादन किया और अल्टीमेटली पूरा प्रोग्राम हमारे विभाग म्यूजिक डिपार्टमेंट डॉक्टर अवधेश हुआ, उन सब का भी मैं एक बार पुणे स्वागत करता हूँ। आप सबका स्वागत और जय को सुनाया, उसके लिए मैं परम श्रद्धेय हमारी कुलगुरु मैडम जी को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय भारद्वाज जी, आदरणीय आर्या जी, आदरणीय हमारे समस्त वरिष्ठजन, हमारे प्रिय छात्रजन, आदरणीय शिक्षकगण, आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, ये सागर के इतिहास में पहली बार हुआ है। मैंने तो अपनी लाइफ में 67 साल की उम्र में मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान या किसी भी समाज सेवा में आने वाले किसी भी ऐसे संस्थाओं के द्वारा कोई प्लेटफॉर्म दिया गया हो और शहर के वरिष्ठ नागरिकों के दुख सुख की चिंता की गई। हम आभारी हैं मैडम जी के, हम आभारी हैं भारद्वाज जी के कि जो आपने अपनी एक सोच बनाई, हम लोगों को बुलाया और एक प्रकोष्ठ का गठन किया, जिसमें सिर्फ चिंतन हुआ कि हम वरिष्ठ नागरिकों के दुख को खत्म तो नहीं कर सकते, मगर कम कैसे कर सकते हैं। वो क्षण जो उनकी जिंदगी में सुख लाए, हंसी लाए, ऐसे वो क्षण हम कैसे ला सकते हैं, उसके बारे में कई बार चिंतन मनन हुआ और आज उसकी परिणति स्वरूप आज का ये पहला कार्यक्रम, इसके लिए मैं भारद्वाज जी को धन्यवाद देता हूँ और यही कामना करता हूँ आगे जो कार्यक्रम और भी हम लोग करेंगे, जिसमें आपने सही बात की है कि हम पेंशनर्स ठीक है, सीनियर सिटीजन है, उसी स्थिति में हम भी आते हैं, मगर हम उस पीढ़ी को भी देखें जो पेंशनर्स नहीं है, जो दिन रात अपने आज भी
जो पहले जवानी में काम करते थे वो आज बुढ़ापे में भी वही काम करते हैं। सुबह से शाम तक लगे रहते हैं पेट की आग बुझाने के लिए और परिवार पालने के लिए। हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं। यह उद्देश्य संस्था का है और यही उद्देश्य लेके हम सभी लोग वर्षजन चल रहे हैं। साथियों, आज जितनी भीड़ आई है, अपेक्षा करते हैं इससे ज़्यादा भीड़। हम सबका दायित्व है, हम आजू बाजू अपने देखें, मोहल्ला में, पड़ोस में, नगर में जो हमारे वर्षजन हैं वो किसी प्रकार के प्रताड़ित हैं, दुखी हैं, हम उनकी मदद करें। और यदि हम मदद करने में सक्षम नहीं तो अपन 4 लोग इकट्ठे होकर मदद करें। ये जो प्रकोष्ठ बना है उसका उद्देश्य ही है। इस उद्देश्य की सफलता के लिए मैं सभी वर्षजनों से आग्रह करता हूं कि हम जिस संकल्प लेके चल रहे हैं वो संकल्प आप लोगों के द्वारा पूरा हो। धन्यवाद। पहला अवसर है हमारे शहर में, जो कि मनुष्य नागरिकों के हित में कुछ सोचा गया और ये प्रयास निश्चित ही सराहनीय है। और माननीय कुलगुरु द्वारा इसमें जो इनिशिएटिव लिया गया इसके लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ अपने वरिष्ठ नागरिकों की ओर से, अपने पैदल समाज की ओर से। साथ ही उनके द्वारा ये इनिशिएटिव को जो कार्य रूप में परिणत किया गया प्रोफेसर भारद्वाज, उनके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उनके द्वारा जितने अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को आयोजित कराया गया, एक सहयोग मंडल के माध्यम से उन्होंने अपनी कोई बात नहीं छोड़ी, उन्होंने सिर्फ परामर्श मांगा कि आप कैसे हम इसको क्रियान्वित कर सकते हैं। साथ ही हमारे वरिष्ठ नागरिकों में जो माननीय आदरणीय योग गुरु विष्णु आर्य जी ने जो अपना अमूल्य समय निकाल के, क्योंकि ये उनका योग का समय होता है, लेकिन उन्होंने आके एक सीमित समूह को जो मार्गदर्शन प्रदान किया है, निश्चित ही तारीफ है और हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि माननीय गुरु इस कार्यक्रम को निरंतर सतत जारी रखें। हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। सुंदर शुरुआत की है और हम लोग इसका शुरुआत आज से हो गई है। हम लोग से हम इसको बहुत ऊंचाई करते हैं और सब तरह के जितने भी बैठ सकते हैं सब इसका शामिल सेकेंड का होगा। बहुत ही मजा देख रहे हैं और उसमें आज एक बात और विज्ञान से योग का हम लोग बुजुर्गों ने बहुत ही मजा बहुत सर्वप्रथम मैं आज के स्वागत नई पूरी सेवा जरूरी है। जब भी अपन कोई कार्य प्रारंभ करते हैं सबसे पहले प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, राशि की उपलब्धता। बिना किसी राशि की उपलब्धता के भारद्वाज जी ने जो संकल्प लिया और उसको आज कार्य में हमने सबने मिलकर सबके सहयोग से इसको कार्यान्वित किया, उसके लिए सभी को धन्यवाद। और आप सभी से निवेदन करते हैं ये जो कार्यक्रम है ये आपका हमारा सबका सहयोग बना रहेगा। जहाँ भी जिस चीज़ की आवश्यकता है, जहाँ मुस्कुराहट की आवश्यकता है वहाँ आप सबको हमारा साथ देना है। जहाँ राशि की उपलब्धता की आवश्यकता है वहाँ आप सबको हमारा सहयोग करना है। इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें आप सबके पूर्ण सहयोग की आवश्यकता है। इसी के साथ मैं आप सबको बढ़ाऊंगा। माननीय हमारे बीच में पधारी हुई कुलगुरु
उनका मैं हृदय से आभार और स्वागत करता हूँ। हमारे दादा योग साधक विष्णु आर्य जी, हमारे साथी पांडे जी और भारद्वाज जी जो इसके सूत्र आधार है, कारण है, तो ये विषय धन्यवाद का तो है ही, साथ में ये है कि हम क्या करते हैं। ये प्रश्न भारद्वाज जी ने रखा कि आप लोग सुझाव दें कि हम वृद्धों के लिए क्या करें। तो सबसे पहले तो संपर्क करें, तब हमें उनके सुख का पता चलेगा। और उसके लिए हमारे बीच में जितने लोग बैठे हैं, हम उम्र हिंदू हैं, बुजुर्ग हैं, क्योंकि इन लोग नए लोगों से हमको ये नहीं करवाना है काम, हमें आपको करना है। तो हम लोग ये निश्चित कर रहे हैं कि कम से कम अगली बैठक के पहले 10-10 लोग अपने साथ में लेके आए, तब हमारा कुछ आगे काम बढ़ेगा और हम उनके दुख सुख को समझ पाएंगे। क्योंकि हम अपने आप को तो समझ रहे हैं कि हमें कौन सा दुख है, कौन सा सुख है, परंतु वह जो हमसे नहीं जुड़ा है उसमें उसके लिए कौन सी तकलीफ है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। ये इस संस्था का ये जो इतना बड़ा निर्माण हुआ है, इसका ये उद्देश्य है। उसकी पूर्ति में सभी लोग सहयोग करें। धन्यवाद। संबोधित करूंगा। आदरणीय भारद्वाज साहब, हमारे आर्य साहब, श्री हरिओम पांडे जी और उपस्थित सभी हमारे साथी एवं विभिन्न विभागों के जो सहयोगी, जैसे कि विभाग की बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, अच्छे बजट बनाए। साथ ही ये खेल विभाग जो आपका जब हम लोग आते थे उसमें 2 कमरे थे मालूम, तो हम लोग का एडमिशन हुआ था 1978 में। आज ये देखिए आपके भाव इतनी कृपा डॉक्टर गोयल की है, उनका बनाया हुआ ये आश्रम कितना बरकत वृक्ष की श्रेणी है। साथ ही में उच्च शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय प्रशासन का आभारी हूँ बोलने। हमारे अब्दुल गनी साहब जब हम लोग स्टूडेंट थे, प्राइमरी में थे, हम लोगों ने देखा है हमारे बहुत अच्छे से ध्यान है। गनी साहब हमारे वार्ड के निवासी हैं, सही के हम लोग। तो मैं जैसा कि भारद्वाज साहब ने कहा कि जितने भी वरिष्ठ जन A to Z हर कैटेगरी में, हर समाज में हम लोग उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे। मैंने तो अभी करीब 150 लोगों की सूची भी बनाई थी उसमें विद मोबाइल नंबर, लेकिन हमारे वरिष्ठ साथी श्री सोना जी बैठे हैं, उन्होंने जो बात कही कि जब तक हम लोग संपर्क नहीं करेंगे उनको क्या पीड़ा है। आज भी ऐसे लोग हैं जो वास्तव में बहुत परेशान है। पेंशन मतलब जो वरिष्ठ हैं उनका प्रतिशत मात्र 10 है। वो 10% लोग 90% तो अपना जैसे जैसे चला रहे हैं, मतलब अच्छे से भी चला रहे हैं लोग। तो कुल 10% की तरफ जैसे बालू भैया बैठे हैं, सोशल वर्कर है, हमारे बड़े भाई हैं, तो ऐसे हम लोग एक 10-20 लोगों का ग्रुप बना के जो हमारे संपर्क में है, जिनको हम नजदीक से जानते हैं, उनकी समस्याओं के इलाज के लिए आपको आश्वासन देंगे। उनको क्या समस्या है, शारीरिक या स्वास्थ्य की समस्या है। साथ ही एक निवेदन और है भारद्वाज साहब के और गुरुमती मैडम से कि ये ग्रुप जो आप बनाए इसको आप प्रारंभ कर दें। ग्रुप मतलब जो ग्रुप आपको बनाना है उसमें नाम, मोबाइल नंबर वगैरह, ये अगला स्टेप जो भी रहे आपका। और बाकी आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आदरणीय मंच और ये साथ को मैं साधक इसलिए बोलूँगा, इस वरिष्ठ उम्र में आगे भी आप अपना जीवन का आप उदाहरण पेश कर रहे हैं। और एक बहुत ही साधुवाद के बात है आप लोग कि आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म वरिष्ठ लोगों को दे रहे हैं जिससे कि वो अपने आगे का जीवन अच्छी से चला सकते। होता क्या है
वरिष्ठ आदमी के सामने अपना दुर्गल कहने के लिए कोई आदमी साथ नहीं होता। तो हम एक प्लेटफॉर्म पर आके उन लोगों को समझा सके, बता सके, ये बहुत अच्छा एक कर्म होगा। मैं अपना बच्चे डॉक्टर अंतिम हूँ, 40 और 7 साल में रिटायर हो चुके हैं, 83 साल ही था। तो मैं अपनी सेवा में देना चाहूँगा, मैं तो स्वास्थ्य संबंधी बात, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे उद्घाटन किए हुए थे जिसमें कि स्वास्थ्य के बारे में मुझे स्टडी भी हुई थी। तो मैं उसमें आपको अपनी आवाज देना इसलिए कर सकता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि मेरा उपयोग रहेगा, मुझे लगा कि मैं अपने समय को, अपनी व्यवस्था को सही समय दे रहा हूँ। और जैसा कि डर होता है, हमारा फक्र क्या होगा, कि हमारा आगे चल क्या होगा, हमारे प्रांत में क्या होगा, तो उसके लिए मैंने बहुत से लोग किया है कि हर्ष के सब प्रयास रहने, हर्ष मतलब क्या होने वाला है, हर्ष के सब प्रयास रहने दो, अब मुझे अपने पास रहने दो, भीड़ का क्या है, कब बिखर जाए, दोस्त भारद्वाज जी, विश्वनाथ जी एवं हमारे बीच के सभी वरिष्ठ साथियों, हम सभी वरिष्ठ जनों के लिए ये एक प्रकोष्ठ बनाया और इस प्रकोष्ठ में जो नामांकन जुड़ा उसमें शब्द लिखा है स्वर्णिम धरोहर। ये शब्द सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि वरिष्ठ नागरिकों को एक अपने आप में खुशी, अपने आप में प्रसन्नता महसूस होती है कि हम लोग एक स्वर्णिम धरोहर है। हम और भी अपने साथियों से जब इस संबंध में चर्चा करेंगे और इसके विषय में एक यूनिवर्सिटी सागर विश्वविद्यालय के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक स्वर्णिम धरोहर प्रकोष्ठ का गठन किया है, तो उनको भी स्वर्णिम धरोहर सुनकर बड़ी ही प्रसन्नता होगी। हमारे विश्वविद्यालय द्वारा जो इस शब्दों का चयन किया है वो इस तो मुझे बहुत प्रसन्नता है और मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सामाजिक दायित्व की भावना एवं वरिष्ठ नागरिकों के प्रति उनकी विशेष संवेदनशील दृष्टिकोण का प्रत्यक्ष परिणाम है। वरिष्ठ नागरिक समाज एक वो अमूल्य धरोहर है जिनके मूल्य, अनुभव और मार्गदर्शन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक दीप स्तंभ का कार्य करते हैं। इसी सोच को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए माननीय कुलगुरु महोदया ने 29 मार्च 2025 को इस प्रकोष्ठ की स्थापना की घोषणा की और यह हमारे लिए हर्ष की बात है कि आज इस प्रकोष्ठ का शुभारंभ होने जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहूँगी आज की मुख्य अतिथि माननीय कुलगुरु महोदया प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता मैम का उद्बोधन भाषण के लिए। विश्वविद्यालय के प्रति बहुत ही उनका प्यार और स्नेह है और हमारे योग विभाग में भी कोई कार्यक्रम होता है हम उनको याद करते हैं और यह आकर जो इनका इतना लंबा एक एक्सपीरियंस है उसको साझा करते हैं। मैं उनके लिए आभारी हूँ मैं आज हमें समय निकाला और इस प्रकोष्ठ के लिए आप आज यहाँ पर सुबह से ही मौजूद हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ। पांडे जी को इसके समन्वयक हैं और इस जो एक प्रकोष्ठ हमने स्थापित किया
उसको आगे ले जाने के लिए तत्परता से अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करती हूँ। और जब भी कोई विचार आता है और हम क्रियान्वयन करने का प्रयास करते हैं तो विश्वविद्यालय की ओर से किसी को नामित करते हैं जिसको समझते हैं कि वो ये कार्य वही प्रकार से कर सकेंगे। इसी क्रम में जब हमने मार्च में ये कार्यक्रम किया था वरिष्ठ नागरिकों के लिए, और यूँ तो विश्वविद्यालय बहुत से कार्यक्रम करता है, एक दिन कार्यक्रम किए और अगले दिन उसको भूल गए। हमने कार्यक्रम किया, लोगों को बुलाया, लोगों ने भाषण दिए और कार्यक्रम समाप्त हो गया। लेकिन उस कार्यक्रम को आगे ले जाना और उस कड़ी को जो हमने मार्च में शुरू की थी, तो मुझे लगा कि वरिष्ठ जितने भी नागरिक हैं उनके लिए प्रकोष्ठ बनाना बहुत आवश्यक है। तो बस जब मैं बोल रही थी मेरे मन में अंदर विचार आया कि हमें एक प्रकोष्ठ की स्थापना करनी चाहिए और उनकी मन से अनाउंस भी कर दिया। बाद में अब इसको समन्वय कराएं भारद्वाज जी से ही मैंने कहा, वो कार्यक्रम भी उन्होंने ही संचालित किया था, तो मैंने इसे निवेदन किया कि ये एक प्रकोष्ठ बनाना चाहते हैं और इसको आप ही देखिए। इन्होंने सहर्ष स्वीकृति भी नहीं दी, लेकिन जिस तन्मयता से किया, देखो एक ये होता है कि हाँ भाई ठीक है तो बदलने का लेकिन उसको सक्सेसफुली करना और उसकी जड़ तक पहुँचकर उसको सक्सेसफुल बनाना, उसको एक सफल अंजाम देना, ये इनकी दिली इच्छा थी। और इसी वजह से बार बार हम लोगों ने डिस्कशंस किए और उसके बाद ये प्रकोष्ठ, हालांकि ये अपने स्तर पर काम करते हैं और मेरी एक आदत है कि मैं अपने सारे काम को सूची लेकर आती हूँ और पेंसिल से लिखती हूँ, जो होते जाते हैं मैं मिटा देती हूँ, जो नहीं होते मुझे लिखते रहते हैं। उसमें सीखने से जैसे कभी था मैंने अपने ये सिक्योरिटी से आई तो इस नीति करो जल्दी। मैं जानना चाहती थी इस वक्त कर भी रहे हैं, मालूम पड़ा कि भारद्वाज जी ने तो पुलिस संघ का पूरा गठन कर दिया है, लोगों को उसको जोड़ भी दिया है और लोग उस कार्यक्रम के बाद इनसे मिलने आने लगे और अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। और जिस तरह से मुझे लगा कि विश्वविद्यालय ने एक संघ ने गठित किया है, लोग खुद उससे जुड़ गया और उनको उस दिन इतना अच्छा लगा कि जो आपकी भावनाएं अभी मैंने सुनी और मेरा भी आज मैं इसके लिए सोचा कि इतना फॉर्मल एक प्रोग्राम हो जाएगा, लेकिन मैं चाहती थी कि पहले चर्चा आप लोगों के साथ हो जाए और सबने एक आभार व्यक्त किया कि आप लोग बहुत प्रसन्न इस प्रकोष्ठ का गठन हुआ है। आपके आभार के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करती हूँ। प्रकोष्ठ को अब गठन हो गया और आज से विधिवत आप लोग यहाँ पर आए भी हैं और हमने इसको शुरू किया है। तो उससे मार्च में वो कार्यक्रम किया था और आज का विश्वविद्यालय ने विधिवत इन कार्यक्रमों को प्रारंभ कर दिया है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम कोई भी प्रकोष्ठ विश्वविद्यालय में शुरू करते हैं और स्पेशली सीनियर सेक्शन जिसमें आप सभी को बहुत ही अपनी जिंदगी का एक लंबा तजुर्बा और इसको हम लोग एक सेल्फ सस्टेन बेस पर हम इसको कैसे आगे चला सकते हैं, इसके बारे में भी हमें चिंतन करना है, इसके बारे में भी हमें चर्चा करनी है। जैसा आप लोगों ने कहा कि ये कोई पॉलिटिकल फोरम नहीं है, ये हमारे उस टाइप के दुख दर्द को यहाँ पर शेयर करने का जो ट्रेडिशनल होते हैं या जैसे मान लीजिए पेंशनर्स का कहा डॉक्टर साहब ने, वो एक फोरम वी डू नॉट वांट टू मेक इट अ पॉलिटिकल फोरम। इससे लोगों ने कहा आपसे शेयर कर रही हूँ कि आप मैडम एक ऐसा फोरम बना रही कि ऐसा मतलब एक पॉलिटिकल फोरम में बदल जाए। मैंने कहा नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह का ये फोरम नहीं बनेगा। हमारा एक उद्देश्य है कि आप इस फोरम के माध्यम से अपनी फीलिंग्स को एक तो शेयर करने वाला और वी विल ट्राई टू टेक आउट द कॉमन प्रॉब्लम्स। वो मैंने पहले भी भारद्वाज जी से कहा कि हम लोग कैसे किन प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस करें, बिकॉज देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स व्हिच आर कॉमन टू ऑल सीनियर सिटीजंस एंड देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। तो उनको हमें अपना ये नहीं है कि हमें कभी कहीं हम लोग आए और यहाँ पर बैठे हमने
योगा किया, आपने भजन किया, वो भी बहुत आवश्यक है। लेकिन हम सीनियर सिटीजन्स, इट इज नॉट ओनली दिस ग्रुप। मेरा उद्देश्य है कि हम जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, और हमारे विद्यालय इसमें एक फोकल पॉइंट होता है हमारे सीनियर सिटीजन्स एटलीस्ट ऑल ओवर द कंट्री, उनको हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है और उनको हम कैसे एड्रेस करेंगे फॉर दैट एंड ईयर है। और उसके लिए हम एक वर्किंग कमेटी का गठन करेंगे जो इनको आइडेंटिफाई करेंगे। और मैं जानती हूँ कि जब आप लोग कुछ लोग आए थे मेरे कार्यालय में, तब भी हमने चर्चा की थी कि जैसे हमारे जो भी हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं या जो हमारे मन में विचार आते हैं कि प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या हम एक्सपीरियंस करते हैं, बिकॉज नाउ वी हैव लिव्ड अ फुल लाइफ। और ये मुझे अभी मैंने उसी हिसाब से कहा था कि इट हर्ट्स मी वेरी मच दैट वन फाइन डे आई वाज 60 years, 62 years, 65 years, whatever is our age of retirement, हम कह रहे थे आज ना रिटायरमेंट। एक दिन पहले तक हम इतना करते थे कि हमें पूरे अपने जो भी ऑर्गेनाइजेशन की सारी जिम्मेदारियां थी अगले जज करना करते आप रिटायर हो गए। आपको तो ऐसा है कि एक एक्टिव आदमी को जो बिल्कुल 24 घंटे काम अपने लगा अचानक पर आ गए, अभी को उठा हुए नहीं आप जानकारी अपनी बैठे, कौन सी बात है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मेरा बहुत कहना है कि हम सरकार को भी सही प्रस्ताव दे सकते और हम देखें कि हम सीनियर सिटीजन्स को इस एक्टिविटी में भी एंगेज कर सकते हैं। तो एक तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए दैट आई फील दैट ऑल दिस इज अवर प्रोडक्टिविटी। ये हमारी प्रोडक्टिविटी है जिससे जिंदगी भर काम किया है और अभी भी उनमें पोटेंशियल है। और मैं ये भी मानती हूँ कि जितना हम एक्टिव अपनी लाइफ में रहते हैं उतनी ही हम लॉन्गेविटी हम बढ़ाते हैं। गवर्नर बनते, प्रधानमंत्री बनते, 80-90 साल में पूरे देश से आ लेते हैं और हमसे कहा जाता है कि 60 साल में आप रिटायर हो गए, आप घर बैठिए, आप आपके काम करने के लिए रिटायर हुए। ये कौन सी बात है। हमारे सीनियर सिटीजन्स को भी अपॉर्चुनिटीज मिलती चाहिए। मैं इसमें आपका बताना चाहती हूँ कि क्या सरकार को हम ऐसे देखिए, मुझे लगता है कि पूरे भारत में इस तरीके के सीनियर सिटीजन सेल का गठन किसी विश्वविद्यालय में नहीं किया। भारत सरकार को अपनी सोचना कि कैसे हम लोग अपने सीनियर सिटीजन्स को किन कामों में हम लगा सकते हैं। तो उस तरह से एक तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका हम लाभ ले सकेंगे एंड ऑफ कोर्स फाइनेंशियल बेनिफिट भी हमारे सीनियर सिटीजन्स को इस तरह से मिल सकेगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो मेरे मन में है वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम एक प्रॉब्लम्स को जो सीनियर सिटीजन्स के हैं वी ब्रिंग इट टू द पब्लिक और सीनियर सिटीजन्स के ऊपर उनकी प्रॉब्लम्स के ऊपर बहुत कम पुस्तकें निकली की गई, तो वो हम उनको आइडेंटिफाई करके विश्वविद्यालय स्टार्ट में लगा पड़ेगा। आप प्रॉब्लम बताइए जो आप लोग समझे करना चाहते हैं, आप उसमें लेख लिखना चाहते हैं, आप लिखिए, नहीं तो हम विश्वविद्यालय के शिक्षकों से मैं स्वयं उसमें हम लोग लेख लिखकर एक पुस्तक करना चाहते हैं जो सीनियर सिटीजन्स को अट्रैक्ट करेंगे। आई एम श्योर दैट इज गोइंग टू बिकम अ वंडरफुल सीनियर। और इसके साथ ही जो आपके मन में और विचार हैं इस प्रकोष्ठ के माध्यम से वो हम आइडेंटिफाई करके और मैं से निवेदन करूँगी कि छोटे छोटे सेल्स हम प्रॉब्लम्स के तो उनको भी हम बना सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने एक प्रयास से हमने एक शुरुआत की है विश्वविद्यालय में और मैं जो भी प्रयास शुरू करती हूँ मेरा यही उद्देश्य रहता है कि हम उसको कैरी फॉरवर्ड, दे शुड एंड दे शुड रीजुविनेट, दे शुड मल्टीप्लाई। उसी में भी हमारी सफलता है। और जैसा आप लोगों ने कहा कि 1 सीनियर सिटीजन मल्टीप्लाइड बाय 10 सीनियर सिटीजन, और लेकिन एक मेरे मन में विचार बार बार आ रहा है जिसको मैं नहीं रोक पा रही हूँ और आपसे शेयर कर रही हूँ कि क्या सीनियर सिटीजन महिलाएं नहीं होती हैं। मुझे एक भी महिला नहीं दी गई है, महिलाओं को भी आप जोड़ सकते हैं, उनकी भी प्रॉब्लम है और वो आपसे ज़्यादा लोगों फील करती हैं। आप
आप तो टहल भी आते हैं बाहर, आप पार्क में भी आते हैं, आप लोगों से मिल भी आते हैं, अपने दोस्तों से भी मिल आते हैं, लेकिन वो महिलाएं जो सीनियर सिटीजन हो जाती हैं वो सिर्फ अपने बहू बेटे पोते पोतियों और घर के काम से ही सीमित रह जाते हैं। उन्हें भी हमें बाहर निकालने की आवश्यकता है, उनके भी हमें प्रॉब्लम्स को सुनने की आवश्यकता है। उनमें भी बहुत सी प्रतिष्ठाएं हैं, उन महिलाओं ने भी जिंदगी में बहुत सी प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सी टीचर्स हैं, बहुत सी बैंक में काम किया, बहुत सी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे हैं, ऐसी महिलाएं भी कई डॉक्टर होंगी, तो उनको भी हमें बाहर निकाल कर लाना है। इस सीनियर सिटीजन जिसका नाम दिया गया है एक स्वर्णिम धरोहर, और धरोहर तक ही हम सीमित हैं, धरोहर तो अब नहीं, लेकिन उसके साथ साथ अभी एक क्रियाशील धरोहर है जो कुछ न कुछ कार्य करता है। हम ऐसी ही आशा करते हैं, आपके सहयोग की हम अपेक्षा करते हैं, आपकी भावनाओं की हम कदर करते हैं, आपके सुझावों को हम आमंत्रित करते हैं कि विश्वविद्यालय इसके लिए फोरम एक आपको प्रोवाइड किया है, इसको आगे ले जाना आपका काम है। और जो जोश आप लोग के अंदर देख रहे हैं, जब महाराज जी ने कहा कि कुछ लोग अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि फोरम इसलिए बनाया ही गया है, हम किसी को करते नहीं कहेंगे, हम किसी को रोकेंगे नहीं। आप अच्छे सुझाव लेकर आइए और वो हमारी सेट उसको स्टडी करेगी और हम लोग सब बैठकर उनको फाइनल करेंगे। हमें टाइमलाइन अपनी 1 साल की अवश्य बना लें कि हम 1 साल में हमारे ये उद्देश्य है, हम ये करना चाहते हैं। तो जब हमारी एक टाइमलाइन होती है तब हम पर काम भी करते हैं और उसी टाइमलाइन के हिसाब से हम उसको पूरा भी करते हैं। आप बहुत सक्षम हैं, आप में बहुत आपके अंदर ऊर्जा है। सबसे पहले हमें अपनी ऊर्जा को अंदर से भी नहीं करना चाहिए, जो हमारे अंदर ऊर्जा थी उसे हम बरकरार रखेंगे, हम किसी से कम नहीं हैं, हमें ये अवश्य सोचना चाहिए। और इन्हीं भावनाओं के साथ हम इस प्रकोष्ठ को आगे लेके जाएंगे और एक मिसाल बनकर दिखाएंगे और विश्वविद्यालयों के लिए भी, क्योंकि मैं जब भी इस तरह के हम कोई नवाचार करते हैं, हम शेयर करते हैं मंत्रालय से या अन्य विश्वविद्यालयों से, तो सब यही कहते हैं कि मैडम ने बहुत अच्छी शुरुआत की है और विश्वविद्यालय भी ऐसा नहीं करते हैं। तो अगर और विश्वविद्यालय भी ऐसा करने लगेंगे, आप सोचिए कि चिंगारी कहीं से निकलती है, एक चिंगारी कहीं से निकलती है और जब वो ज्वाला बन जाती है तो वो ऐसी चमकती है कि वो पूरा का पूरा हमारा देश इस ज्वाला में बहुत मान होता है, बहुत उनका सम्मान होता है। हमारे यहाँ एक सीनियर सिटीजन के लिए ट्रेन में बस में एक सीट तो जरूर रिजर्व की जाती है, लेकिन उसके आगे हम के बारे में कितना सोच रहे हैं, इसके बारे में हमें सोचने का जरूर हमें एक विचार रखना चाहिए। और इन्हीं भावनाओं के साथ हम आगे बढ़े, कुछ करके दिखाएं। हमारे सेल ये बहुत सक्षम है, जो मैं देख रही हूँ आप चंद लोगों ने जो इस सेल को इतनी ऊर्जा प्रदान की है, जब और लोग इसमें जुड़ जाएंगे तो इतनी ऊर्जावान हो जाएगी कि कहीं नौजवानों से भी ये ज्यादा ऊर्जावान होगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ आप स्वस्थ रहिए और अपनी समय रहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। सभी सम्माननीय मंचस्थ अतिथियों और हमारे आदरणीय वरिष्ठ नागरिकों, शिक्षकों, सहयोगियों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में वरिष्ठ नागरिक स्वर्ण धरोहर प्रकोष्ठ की स्थापना एवं उद्घाटन समारोह के इस विशेष अवसर पर आप सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापन करना यहाँ प्रस्तुत करने के लिए अत्यंत गौरव की बात है। सर्वप्रथम मैं हमारी माननीय गुरु महोदय प्रोफेसर नीलिमा कृपा मैम को हृदय से धन्यवाद करती हूँ, जिनकी दूरदर्शी नेतृत्व, प्रेरणादायी सोच, संवेदनशील दृष्टिकोण ने वरिष्ठ नागरिकों स्वर्णिम धरोहर प्रकोष्ठ की स्थापना जैसी महत्वपूर्ण पहल को संभव बनाया। उनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय निरंतर समाज से जुड़ाव और संवेदनशील विकास की दिशा में नए आयाम स्थापित कर रहा है। उनके सहयोग, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए हम तहे दिल से आभारी हैं। इसी कड़ी में मैं विशेष धन्यवाद प्रकोष्ठ के समन्वयक प्रोफेसर विनोद भारद्वाज सर को देना चाहूंगी, जिनकी मेहनत, योजना, समर्पण के बिना यह आयोजन संभव नहीं
साथ ही में यहाँ आए सारे ही विद्यार्थियों का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने इस कार्यक्रम की शोभा बहुत बढ़ाई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को, इसके हमारे जो निदेशक हैं और हमारी मैम जो है उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि मैम और सर ने बहुत मेहनत करके हमें अब्दुल हमीद स्टेडियम को प्रोवाइड कराया इस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए। साथ ही में यहाँ के विद्यार्थियों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरा योगदान और समर्पण किया। इसके साथ ही मैं संगीत विभाग से डॉक्टर अवधेश सर का और उनकी टीम का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि इनकी वजह से हमारी सरस्वती वंदना और भजन मेला बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हो पाई। इसके साथ ही मैं भूगोल विभाग के सदस्य और अन्य सभी सहभागियों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से योगदान दिया। इसके साथ ही मैं बीआरसी डिपार्टमेंट और शिक्षा विभाग को भी अपना धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। अंत में मैं फिर एक बार सभी को